हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री। आज हम लोग इतिहास जानने के स्रोतों में अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेखों से हमें क्या जानकारी होती है, इतिहास कैसे पता चलता है इनके द्वारा। तो अभिलेख, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अभिलेख क्या है। जब कोई निर्माण कार्य होता है, आपने देखा होगा, वर्तमान की अगर बात करें तो एक शिलालेख लगाया जाता है उसके लिए, और उस पर पूरा अंकित रहता है ब्यौरा कि किसने उसका निर्माण करवाया, किसके कार्यकाल में उसका निर्माण हुआ। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख। अब इसमें कुछ गुहा अभिलेख होते हैं, जैसे गुहा अभिलेख उनको बोलते हैं जो कि किसी दीवार पर या पत्थर पर उसमें पहले उसको उसकी ऊपर से खुदाई करके थोड़ा सा उसमें गुफा टाइप की बना लें, गैप बना लें, जैसे कि अलमारी टाइप की, और फिर उसमें लिख दिया जाए कुछ, तो उसको गुहा लेख बोलते हैं। ऐसे स्तंभ लेख होते हैं, मतलब स्तंभों पर स्तंभ लगा दिए गए और उन स्तंभों पर निर्देश लिख दिया गया। तो इस तरह के ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ लघु होते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख, सिक्कों से ज़्यादा महत्व के हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा ब्यौरा लिखा रहता है। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। और इनकी तथा दूसरे पुराने, यहाँ पर इस तरह के जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जैसे आई एक्स्ट्रा आ गया, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप ध्यान से समझते चलें। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र मतलब पेलियोग्राफी कहते हैं। पुरालेख शास्त्र हमारा क्या हो गया, अभिलेखों का अध्ययन। ऐसे ही न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों का अध्ययन। इनकी और दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, मतलब दस्तावेजों के जो प्राचीन दस्तावेज हैं उनकी तिथियों के अध्ययन को हम पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरें जो होती हैं, मोहरों पर मिलते हैं। जैसे आज भी हम देखें, सरकारी मोहर अलग अलग उनके ऑफिस की अलग अलग मोहरें होती हैं, तो उन पर कुछ ना कुछ लेख लिखा रहता है, उन्हीं को हम मोहर बोलते हैं। तो इसी तरह से मोहर सिक्के भी हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत बाद की बात है, और ये हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें रही हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों मतलब पत्थर के स्तंभों, स्तूप का मतलब होता है गुंबदाकार आकृति। जैसे कि इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, जैसे सांची का स्तूप है तो कुछ इस तरह का बना हुआ है, इसके चारों ओर रिंग है घूमने के लिए, ऊपर इस तरह से गुम्मद है, फिर इसमें एक ये लगा हुआ है, ऊपर से इसके 4 गेट हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह से, और यहाँ इसके चारों ओर एक घूमने के लिए क्या है, गैलरी टाइप ऊपर बनी हुई है। यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ जाती हैं इसमें। तो ये क्या होते हैं, मंदिर टाइप के कुछ कुछ होते हैं। जैसे स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं, तो उनको हम स्तूप बोलते हैं। तो इनमें भी कुछ, इनकी दीवारों पर कुछ अभिलेख लिखे हुए मिले हैं, लेख जिनको हम अभिलेख कहते हैं। चट्टानों पर भी मिले हैं, ताम्र पत्रों, तांबे के पत्रों पर तांबे की जो प्लेटें होती हैं उन पर भी अभिलेख लिखे गए हैं, तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी अभिलेख हमें मिलते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है, इतिहास। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख, पूरे देश में, समग्र का मतलब संपूर्ण देश, संपूर्ण देश में शुरुआती जो अभिलेख हैं वो पत्थरों पर खुदे मिलते हैं। सबसे पहले अभिलेखों को पत्थरों पर खोदा गया, मतलब पत्थरों पर लिखना प्रारंभ किया सबसे पहले। अब ऐसे नहीं कि पेन उठाया और लिख दिया, नहीं, उसको खोद करके, जिससे कि वो लंबे टाइम तक बना रहे। किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में
ईसा के आरंभिक शतकों से मतलब क्या है, जब ईसवी सन का प्रारंभ होता है उस दौरान की बात है। शतकों में इस काम में ताम्रपत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। ताम्रपत्रों का प्रयोग ईसवी सदी आरंभ होती है, उसी दौरान तांबे की प्लेटें बनाई गईं और उन प्लेटों पर लेख लिखना शुरू हुआ, जिनको ताम्रपत्र अभिलेख बोलते हैं। उससे पहले पत्थरों पर लिखे जाते थे, जैसे अशोक के समय में, जो अशोक भारत का सम्राट था। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही। लेकिन ये पहली दूसरी सदियों में, ईसा की आरंभिक सदियों में भी दक्षिण भारत में ये पद्धति जारी रही। यहाँ पत्थर पर ही अभिलेख लिखे जाते रहे बाद तक। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर बने, मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारक के रूप में, स्थायी स्मारक का मतलब कि किसने उनको बनवाया है, किस और उनका योगदान क्या रहा है, किस किसका योगदान रहा है, तो उस तरह से एक ब्यौरा रहता है मंदिर के पट पर लिखा हुआ। तो मंदिर की दीवारों पर इस तरह का ब्यौरा है, स्मारक टाइप है, जिससे कि लोगों को हमेशा स्मृति बनी रहे उसकी। तो ये खूब लिखे गए हैं साउथ में आपने देखा होगा मंदिर भी काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। जैसे सिक्के सुरक्षित कर लिए गए हैं, सिक्कों के ढेर मिले थे तो वो सुरक्षित कर लिए गए हैं, वैसे ही सिक्कों की तरह अभिलेखों को भी संग्रहालयों में संग्रहित किया गया है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। मैसूर का जो मुख्य पुरालेख शास्त्री का कार्यालय है वहाँ पर मैसूर में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रखा गया है अभिलेखों को। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ये ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। शुरुआत में जो अभिलेख लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा, ऐसी प्राकृत एक भाषा थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में मतलब अशोक के शासन काल में, अशोक के समय ये एक भाषा थी। अब से अगर हम बात करें ईसा पूर्व तीसरी सदी कह रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब तीसरी सदी का मतलब होता है 100 वर्ष। ईसा पूर्व तीसरी सदी का मतलब है 300 वर्ष पहले ईसा से। और ईसवी सन अभी चल रही है 2024, तो ईसवी से अब तक 2024 साल ये हो गए और 300 वर्ष पीछे चले जाओ मतलब 2324 वर्ष पहले की बात है वर्तमान से। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का अगर हम देखें जिक्र कब हुआ है, तो संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में ये तो सब जगह अभिलेखों में यूज होने लगी थी। अभिलेखों में राजकीय भाषा बन गई थी ये चौथी पाँचवीं सदी में। अब ये ईसा की दूसरी सदी का मतलब क्या है, जब ईसवी सन के मतलब 200, 150, 101, 102, 103 ईस्वी चल रही थी। अभी 2024 ईस्वी चल रही है, उस समय 101, 102, 101 से लेकर के 200 ईस्वी तक का जो टाइम था, तो उस टाइम की बात है। फिर चौथी और पाँचवीं सदी की बात कर रही है। चौथी पाँचवीं सदी का मतलब है 400 ईस्वी और 500 ईस्वी, 400 से 500 ईस्वी के दौरान की बात है। 401, 2, 403, 405, 406 ईस्वी, इस तरह से चले जाओ, फिर 500, 501, 500, इस तरह से मतलब ये चौथी और पाँचवीं सदी की बात है। चौथी सदी अगर हम देखें तो 3 के बाद चौथी सदी मतलब 301, 302, 304, तो 300 से लेकर के 500 तक अगर हम चले जाएँ तो चौथी पाँचवीं सदी कहलाएंगी ये। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। प्राकृत भाषा हालांकि कम हो गई थी इस टाइम पे, लेकिन संस्कृत भाषा अब खूब व्यापक रूप से सर्वत्र व्याप्त हो गई। सब जगह अभिलेखों में इसका प्रयोग होने लगा था। जैसे अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में बड़ा संघर्ष है, या फिर कहें कि अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है।
तो अंग्रेजी भाषा हमारे देश में व्याप्त होती जा रही है, सब जगह अंग्रेजी, लेकिन हिंदी भी और बाकी भाषाएं भी अभी भी क्या हैं, बोली जाती हैं। तो ऐसे ही प्राकृत भाषा का उस समय हाल था। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होने लगा। फिर अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होने लगा, मतलब 900 या 800 ईस्वी के बाद, और 900 ईस्वी तक, 800 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी तक के टाइम में, मतलब 200 वर्ष का ये अंतराल था। इस दौरान प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होने लगा अभिलेखों को लिखने में। प्रादेशिक भाषाएं कैसे, जैसे अगर हम चले जाएं पंजाब, तो वहाँ पर पंजाबी चलेगी, तो ये वहाँ की प्रादेशिक भाषा हो गई। अब वहाँ के लोग अपना अभिलेख लगाएंगे तो पंजाबी में लगाते हैं। जैसे आपको मैं सुनाता हूँ कि अगर आप पंजाब में कहीं भी जाएंगे, जैसे मैं एक गार्डन में गया था, तो वहाँ पर सारे जो उसका नाम था या जो वहाँ पर अभिलेख थे वो सारे पंजाबी में लिखे थे। मुझे पंजाबी आती नहीं, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा को जानने वाला मैं, तो मुझे वो पढ़ के तो समझ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे पढ़ ही नहीं पा रहा था मैं उसे। लेकिन मैंने जब पढ़वाया कि ये क्या लिखा है, तो मुझे पता चला कि क्या लिखा है। तो प्रादेशिक भाषाएं इस तरह से होती हैं, अपने प्रदेश की भाषा, अपने क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाषा में अभिलेख लिखे जाने लगे 9वीं-10वीं सदी के आसपास। फिर मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल। मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्यकाल के बाद का समय, और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख, ज़्यादातर अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। ये कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नाम की एक बुक है, जिसमें मौर्य काल के अभिलेख हैं, मौर्य काल का बाद का जो समय है उसके अभिलेख हैं, और इसके बाद में गुप्त काल आता है। गुप्ता जो पीरियड आता है, गुप्त काल के शासक रहे हैं, उनके टाइम के जो अभिलेख हैं उनको इस बुक में कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में प्रकाशित किया गया है, संकलित करके कि उनका ब्यौरा दे रखा है इसमें पूरा। परंतु गुप्तोत्तर काल, अभी जैसे वहाँ पर मौर्योत्तर काल था, अब गुप्तोत्तर काल यहाँ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है गुप्त काल के बाद। परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। लेकिन गुप्त काल के बाद के अभिलेख अभी ऐसे ही पड़े हैं, उनको किसी ने संकलित नहीं किया है, ना ही उनका ब्यौरा कुछ दिया है कि क्या है क्या नहीं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थान क्रमिक सूचियाँ प्रकाशित हुई हैं। दक्षिण भारत के जो अभिलेख हैं उनकी स्थान क्रमिक, कौन सा अभिलेख कहाँ है, इस प्रकार से सूची उनकी प्रकाशित की गई है। फिर भी 50,000 से अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, उनका अभी प्रकाशन ही नहीं हुआ है। ठीक है ना। 50,000 से अधिक अभिलेख अभी भी प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि कहाँ के हैं हमारे, अधिकांश उनमें ज़्यादातर दक्षिण भारत के हैं, इनका अभी प्रकाशन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। जो सबसे प्राचीन भारत की सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, उसके जो अभिलेख हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पा रही हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन फिर भी काफ़ी जानकारी हमें ज्ञात है, जैसे कि हम आने वाले चैप्टर्स में उसको पढ़ेंगे। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अभी पढ़ना कठिन क्यों है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको समझना कठिन इसलिए है क्योंकि उसमें अगर कोई बात कहता है, किसी से लिख करके बताता है, तो वो चित्र बनाता है, उसका चित्र के माध्यम से भाव चित्रात्मक लिपि है, तो इसको इसलिए समझना कठिन है। इसी कारण से ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के जितने भी शिलालेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में है, और इसको बाएं से दाएं लिखते हैं, जिस तरह से हिंदी भाषा को लिखते हैं।
उनके कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं। अशोक के शिलालेख कुछ खरोष्टी लिपि में भी हैं। तीन लिपियों में शिलालेख मिलते हैं। एक तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख, खरोष्टी लिपि में और अरामाइक। इन तीन लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ये ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, हिंदी भाषा की जैसी लिखी जाती है। और शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे कि उर्दू भाषा लिखी जाती है वैसे खरोष्टी लिपि को लिखा जाता है। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा, पश्चिमोत्तर भाग जो भारत का पश्चिम और उत्तर इन डायरेक्शंस के बीच वाला जो हिस्सा है, जिसको पश्चिम उत्तर भाग हम कह रहे हैं, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया आ जाएगा आपका। तो पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा पहले अशोक के शासन काल में उसके अंडर में था, तो यहाँ पर भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं। लेकिन इस हिस्से को अगर छोड़ दें पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले, तो बाकी हमारे भारत वाला जो हिस्सा है पूरा देश, इसमें ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के अभिलेख मिलते हैं मोस्टली, ज़्यादातर। दूसरी कोटि में वे आनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। दूसरी प्रकार के अभिलेख क्या हैं? अच्छा, अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर प्रजा को निर्देश के लिए, या तो उनमें आदेश वर्णित है, या उनमें धर्माचरण के लिए दिए गए उपदेशों का वर्णन है, या फिर अशोक के युद्ध का वर्णन है। इस तरह के अभिलेख हैं। दूसरे प्रकार के अभिलेख कौन से? अनुष्ठानिक अभिलेख कहलाते हैं। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो उसका ब्यौरा दे दिया उन्होंने, अभिलेख में अंकित कर दिया। जैसे कि जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्तिभाव से स्थापित कराया है। बौद्ध लोग हैं, जैन लोग, वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु के भक्त थे, और शैव संप्रदाय के लोग जो कि शिव जी के भक्त जो हैं वो शैव संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। तो इन लोगों ने भक्ति भाव के कारण जो भी कार्य किए हैं, तो स्तंभों पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो इन्होंने उसको स्तंभ लगवा दिया और उस पर उत्कीर्णित करवा दिया, लिखवा दिया उस पर कि ये कार्य इस समय हुआ है, यहाँ हुआ है, इस कारण से हुआ है। तो ऐसे स्तंभ, प्रस्तर फलक मतलब पत्थरों पर, और प्रतिमाओं पर इस तरह के अभिलेख मिलते हैं। तीसरी कोटि में या तीसरे प्रकार में वे अभिलेख आते हैं, वे प्रशस्तियाँ आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान रहता है, बखान लिखा रहता है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई जिक्र नहीं होता। अब यहाँ पर रहता है, ये ता बीच में आ रहा है, बखान रहता है, तो ये आप समझने की टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियाँ, प्रशस्तियाँ का मतलब, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ में लिखी गई बातें, किसी की प्रशंसा करना ही क्या है? प्रशंसा। अगर किसी की प्रशंसा हम कर रहे हैं तो वो हम उसको ना कह करके उसको शब्दों में लिख दें तो उसकी प्रशस्ति, फिर हम उसको प्रशस्ति कहेंगे। तो राजाओं और जो विजेता होते थे, मतलब जो राजा होते थे, वो जब कोई युद्ध जीतते थे या कोई महान कार्य करते थे तो उनकी विजय का वर्णन किया जाता था उस अभिलेख में, कि उन्होंने इस तरह से शत्रुओं को पराजित किया, इतने शत्रुओं को मारा, इतने बड़े उसको जीत लिया राज्य के लिए, इस तरह की चीज़ें। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस कोटि का उदाहरण है। समुद्रगुप्त एक शासक हुआ है गुप्त वंश का, जो काफ़ी महान शासक था। तो ये ऐसा शासक था, इसके बारे में बताएंगे आपको आगे। ये युद्ध में विश्वास रखने वाला शासक था कि कोई भी अगर है शत्रु तो युद्ध करो और जीत लो उसको। तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, इस कोटि का उदाहरण है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, ये एक महान शासक था। इन अभी दो बार आ गया तो इसको ध्यान रखना है। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं
जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलिखित हैं। अब इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र अभिलेख मिलते हैं। उनमें जैसे राजा हो गया, राजा के पुत्र हो गए, राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं, या फिर जो श्रेणियाँ होती थी, व्यापारियों की श्रेणियाँ, व्यापारियों का ग्रुप, श्रेणी का मतलब ग्रुप, शिल्पी होते थे, शिल्पियों का ग्रुप होता था। तो ये लोग भी धर्म के कार्यों के लिए पैसे देते थे, जैसे कि आज लोग देते हैं, ऐसे ही उस समय भी देते थे। तो ये पैसा भी देते थे, मवेशी भी देते थे। मवेशी मतलब पशु, गाय, भैंस आदि। भूमि भी दान में दी जाती थी इन लोगों के द्वारा, राजा ज़्यादा भूमि दान देते थे। तो इन सब का ब्यौरा भी देखने को मिलता है। जिन अभिलेखों में ये ब्यौरा मिलता है उनको दान पत्र अभिलेख कहते हैं। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में बार लिखे, यहाँ तो ये समझना बारे में उपयोगी सूचनाएं इनमें मिलती हैं। जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख का विशेष महत्व है, क्योंकि राजा और सामंत उसे कहते हैं जो, जैसे अगर गांव में आपने देखा होगा तो गांव में कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, ज़मीन वाले होते हैं, तो वो लोग सामंत कहलाते हैं। ऐसा भी होता है गांव में कि कुछ लोग क्या होते हैं, राजनेता होते हैं। तो राजनेताओं को छोड़ दें हम, राजनेता आज के छोटे राजनेता उस कैटेगरी में आ जाएंगे, सामंत वाली कैटेगरी में। लेकिन वैसे जो गांव के धनी व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले, ज़मीन वाले, उनको सामंत हम मान सकते हैं। तो ऐसे ही होते थे ये लोग उस समय। तो राजा और सामंत जो भी भूमि दान करते थे लोगों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, तो इनमें चर्चा रहती थी कि उस समय की भू व्यवस्था और प्रशासन कैसा था, क्योंकि उसमें किस तरह की व्यवस्था करते थे ये लोग। उस जैसे किसी को भूमि दान दी तो उसमें उसका ब्यौरा रहेगा कि भूमि इसकी है, फिर उसका जो टैक्स होगा वो कौन लेगा, खेती कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। उसके प्रशासन के बारे में हमें जानकारी होती, तो हम इससे चीज़ें समझ पाते हैं कि उस समय का प्रशासन कैसा था, उस समय की भू व्यवस्था किस तरह की थी। ये अभिलेख अधिकतर ताम्र पत्रों पर उकेरे गए हैं। मतलब पहले क्या किया, तामा धातु, उसकी प्लेटें बनाई और उन प्लेटों पर इनको उकेरा गया। अब उकेरा कैसे गया होगा, मतलब उनको कूट के उन पे लेख लिख दिए गए। तो ये ताम्रपत्र अभिलेख कहलाए और ये ज़्यादातर दान पत्र हैं, भूमि दान पत्र अभिलेख हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, भिक्षु, ब्राह्मण, मंदिरों को भी भूमि दान दी जाती थी। आज भी मंदिरों के नाम क्या होती है, भूमि होती है। बिहार बौद्ध भिक्षु और आपके जैन जो भिक्षु होते थे, ये लोग, इन लोगों के लिए गुफाओं में, पहाड़ों को काट करके गुफाओं का निर्माण किया गया था, जहाँ ये वर्षा काल में साधना वगैरह करते थे, तो उनको विहार बोलते हैं। जागीरदारों, जिनके पास ज़मीनें होती थी, और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण रहता था इन ताम्रपत्र अभिलेखों में। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं, जैसे कि प्राकृत भाषा में मिलते हैं, संस्कृत भाषा में मिलते हैं। सबसे पहले तो प्राकृत भाषा के ही अभिलेख मिलते हैं, बाद में संस्कृत भाषा के भी मिलते हैं, उसके बाद तमिल भाषा में मिलते हैं, तेलुगु भाषा में मिलते हैं आदि। मतलब कई सारी भाषाओं में यह अभिलेख मिलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो स्रोत है हमारे पास इतिहास को जानने का, वो है साहित्यिक स्रोत। मेंस में अगर आंसर राइटिंग करनी है तो हमें कैसे करनी है, ये पूरी कहानी को जो हमने अभी पढ़ी है, इस कहानी को याद करने का प्रयास करना है। कहानी अगर याद है हमें तो आंसर राइटिंग हम आसानी से कर पाएंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन बातें क्या हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। हर टॉपिक में, हर टॉपिक का एक सेंटर पॉइंट होता है, तो उससे हम चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ें कंक्लूजन बन रहा है टॉपिक का, और फिर उस तरह से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड कभी भी नहीं रटना है, हाँ जो फैक्ट हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
अगर हम कोई टॉपिक पर लिख रहे हैं, किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं, तो उसमें हम जितने ज़्यादा फैक्ट डाल सकें उतना अच्छा है। फैक्ट डालने से हमारा आंसर क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है किसी भी क्वेश्चन का। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत क्या क्या है हमारे पास में इतिहास को जानने के। तो बाय सभी के लिए।